देखिए डियर एस्पिरेंट्स, हम बात कर रहे हैं आज रीजनिंग सब्जेक्ट की। जैसा कि आपको पता है कि ये क्लास दोबारा से स्टार्ट की जा रही है। दूसरे बैच में इस क्लास का ये पहला दिन है। इस बैच में खासियत क्या रहेगी कि जो भी बच्चे, चाहे वो बैंक एस्पिरेंट्स हो चाहे एसएससी एस्पिरेंट्स हो, सभी के हिसाब से सिलेबस होगा। पहले आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ इतना बताऊँगा कि हमको पढ़ना कैसे है और हमको क्या पढ़ना है। देखिए, पढ़ते समय लेकिन जो राइट वे में पढ़ेगा, जो सही चीज़ें पढ़ेगा और राइट वे में पढ़ेगा, सेलेक्ट नहीं होता है दुनिया भर। पढ़ेंगे सभी सभी पढ़ते हैं, लेकिन जो सही चीज़ें पढ़ता है और एक राइट वे में पढ़ता है, एक सिलेबस के अनुसार पढ़ता है, वही ज़्यादा सेलेक्ट होता है। पढ़ाई तो हर बच्चा कर रहा है आज भी। ये मान लीजिए यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके साथ और भी बच्चे पढ़ाई ही कर रहे हैं, लेकिन आपको और सेलेक्ट कैसे होना है, उसके लिए आपको सबसे पहले अपना पाथ क्लियर हो जाएगा। पाथ क्या है अपना, अपने को जाना कहाँ है, उस रास्ते में किन कठिनाई से गुजरना है और कठिनाइयों से गुजरने का बचाव क्या है, और क्या ऐसा करें कठिनाइयाँ कम हो जाए। ये हमारा क्या है, मेन मोटिव होता है सिलेक्शन लेने के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि आपको बैंक एस्पिरेंट्स या फिर एसएससी एस्पिरेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हो, कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। देखिए, बैंक एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके लिए कुछ 12 टॉपिक होते हैं, लेकिन बैंक वाले बच्चे क्या करते हैं कि वो एसएससी वाले टॉपिक्स भी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बताया नहीं जाता कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे कि आप जानते हो कि बैंक में मेन क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ पजल, सिलोगिज्म, ब्लड, ये 3-4 टॉपिक इसमें मेन होते हैं। लेकिन बैंक एक्सपर्ट्स क्या करता है, हर टॉपिक पढ़ता रहता है। जैसे कि ब्लड को ज़्यादा पढ़ लिया, ब्लड को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हम ब्लड को जैसे कराएंगे तो ब्लड को अपन 3 दिन में कंप्लीट करा देंगे, 3 टाइप है। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको सिर्फ उसके 100 से 200 क्वेश्चन लगाने हैं, आपको ब्लड कंप्लीट। कुछ ट्रिक्स देंगे आपके लिए, उसी हिसाब से आपको एक सही वे में तैयारी करनी है। आपको सिर्फ सही वे में पकड़ना है जिसमें आपको तैयारी करनी है। बात करते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको पता है वही कि रीजनिंग पढ़ेंगे, और रीजनिंग के अंतर्गत पहले ये बताएं मुझे रीजनिंग है क्या, विच रीजनिंग को क्या कह सकते हैं, आप मुझे बताया कोई। देखिए, रीजनिंग एक सब्जेक्ट है। क्या मैं कह दूँ कि रीजनिंग एक सब्जेक्ट है? क्या रीजनिंग को एक विषय कहा जा सकता है कि सिर्फ एक विषय मात्र है? क्या ये मेरा कहना सही है? नहीं, रीजनिंग सिर्फ एक विषय मात्र नहीं है। रीजनिंग यदि विषय मात्र होती तो कहीं ना कहीं हम 10th या 12th के एग्जाम में इसको दे रहे होते। ऐसा नहीं है। 10th और 12th में क्या हमें रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं? 10th और 12th में क्या ये क्वेश्चन हमारे लिए आते हैं कि बताइए ए का बी से क्या संबंध है, या बताइए 7 लोग बैठे हैं सिटिंग वाले क्वेश्चन क्या आते हैं? मगर नहीं आते। तो रीजनिंग को सिर्फ एक सब्जेक्ट तो नहीं कहा जा सकता, सिर्फ एक सब्जेक्ट तो नहीं कहा जा सकता। रीजनिंग यानी कि तर्क, विचार। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? तर्क या विचार, तर्क शक्ति के विचारों को, जैसे आपके विचार और मेरे विचार, विचारों को ही क्वेश्चंस का रूप दे देना रीजनिंग कहलाता है। कुछ विचार आए मेरे मन में, मैंने उसको एक क्वेश्चंस का रूप दे दिया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्वेश्चंस का रूप दे दिया, वही क्या है, रीजनिंग। मैं आपको पहले बता दूँ कि इस जो बैच है हमारा 0 to हीरो बैच, इस बैच में सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इसमें आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, इसके पीछे रीज़न क्या है? चलिए मान ली मैंने आपको पीडीएफ दे दी, मैंने आपको कंप्यूटर से लिखी होगी पीडीएफ दे दी, तो आपने फिर मेहनत क्या की? आपने तो उसको हाथ से नोट डाउन नहीं किया, हाथ से नोट डाउन नहीं किया, आपने उसको लिखने के लिए एफर्ट्स नहीं लगाए, आपने उसको समझने की कोशिश की बस, और वहाँ पर लिख लिया। जबकि आप यदि उसको हाथ से नोट डाउन करोगे, मैं लिखा हूँ साथ साथ में हाथ से नोट डाउन कर रहे हो, आपके एफर्ट्स लग रहे हैं, एफर्ट्स लग रहे हैं, चीज़ें रिपीट हो रही हैं अपने आप में, चीज़ें क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में पीडीएफ अवेलेबल नहीं होगी, पीडीएफ अवेलेबल नहीं होगी। ये बात आपको याद रखनी है सबसे पहले, तो पीडीएफ इज नॉट अवेलेबल ऑन इन दिस क्लास। तो आपको पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना है, जो मैं करा रहा हूँ उसी को आपको करना है। अब बात करते हैं कि रीजनिंग को हमने यहाँ तो देख लिया, एक बार ये देखते हैं कि हमें इसको पढ़ना कैसे फ्राइव है। देखिए, जो भी हमारे 2 एस्पिरेंट्स होंगे मेन, इसमें क्या देखूँ, पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैंक वाले बच्चे भी इससे जुड़ेंगे, एसएससी वाले बच्चे भी इससे जुड़ेंगे, रेलवे वाले बच्चे भी, और ऑल कंपटीशन एग्जाम जिसमें क्या आता है, रीजनिंग आती हो, सभी कंप्यूटर एग्जाम वाले बच्चे हमसे जुड़ेंगे इस बैच में। इस बैच को सबसे पहले हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। आपको बता दूँ
और आपको हीरो बनाकर इस बैच से निकालेंगे। इस बैच में आपको मजा आने वाला है। हम एक अलग लेवल पर खेलेंगे। अलग मतलब क्वेश्चंस हम इसी प्रकार से करेंगे कि जब हम क्वेश्चंस पेपर में देखें, जब एग्जाम में हम क्वेश्चंस देखें तो हमें क्वेश्चंस टफ ना लगे। समझ रहे हो? हम मेनली जो टफ क्वेश्चंस होंगे उस प्रकार से हम इसमें कर लेंगे। जो टफ क्वेश्चंस अपने पास होंगे हमको क्या देखना है कि हमें एक अच्छे लेवल पर आकर खेलना है। हम लोग बॉटम से शुरुआत करेंगे, 0 लेवल से। जैसे मान लेंगे आपको कुछ आता ही नहीं है, आपको ABCD सिखाएंगे, है, फिर ABCD आपको यूज़ करेंगे स्पेलिंग कैसे बनती है, फिर स्पेलिंग से आपको शब्द बनाना सिखाएंगे, शब्द से आपको वाक्य बनाना सिखाएंगे। पूरा वाक्य, जब पूरा वाक्य बन जाएगा तो वाक्य से फिर आपको पैराग्राफ बनाना सिखाएंगे, पैराग्राफ फिर लेसन बनाना सिखाएंगे। मतलब समझ रहे हो आप, हम A से स्टार्ट करके और लेसन बनाने तक चलेंगे। समझ रहे हो? लेसन बनाना सिखाएंगे हम, बिल्कुल ABCD से सिखाएंगे और लेसन तक आपको बनाकर छोड़ेंगे। ये आपको याद रखना है। सबसे मेन बात, PDF नहीं मिलेगी। और बैंक, स्टूडेंट्स, SSC, रेलवे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें क्या आता है रीजनिंग आती, उसके लिए ये। आगे बात करते हैं हम इसको कैसे पढ़ने वाले हैं। देखिए, रीजनिंग के मेन 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं रीजनिंग के मेन? 2 पार्ट्स होते हैं रीजनिंग के मेन, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल और नॉन वर्बल सभी देखेंगे। इस डायग्राम से मैं बताना चाहता हूँ कि रीजनिंग को हम लास्ट तक पढ़ेंगे कैसे, किस हिसाब से हम इसको पढ़ने वाले हैं, कहाँ से टॉपिक लेंगे, उसी एक फ्लो में पढ़ेंगे जिस फ्लो में लिख दिया है यहाँ पर। देखिए, पहला है वर्बल रीजनिंग, यानी कि शाब्दिक रीजनिंग। कौन सी रीजनिंग? शाब्दिक रीजनिंग, जिसमें आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि यदि वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रम में लिखा जाए तो बताइए बाएं से 8 अक्षर क्या होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन या कैलेंडर वाले क्वेश्चन जो कि भाषिक क्वेश्चन होते हैं। बात करें नॉन वर्बल रीजनिंग की, तो इसमें बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अशाब्दिक रीजनिंग। क्या बोलते हैं? अशाब्दिक रीजनिंग, मतलब अशाब्दिक तर्क शक्ति। अब वर्बल और नॉन वर्बल में क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं। सबसे आपको तो पता होगा, यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शाब्दिक को हमने क्लियर कर लिया है। अब बात करेंगे, वर्बल रीजनिंग को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है जनरल मेंटल एबिलिटी, या इसको कह सकते हैं अर्थमेटिक्स। क्या कह सकते हैं इसको? अर्थमेटिक्स कह सकते हैं, या मानसिक सामान्य योग्यता। क्या कह सकते हैं? मानसिक सामान्य योग्यता। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहला क्या आएगा इसमें, हम अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे, बड़ा टॉपिक, और यहीं से स्टार्ट करेंगे। अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला। जैसे आपको क्वेश्चन आते हैं ना अल्फ़ाबेट के, कि बाएं से 8 अक्षर क्या है, 8 टू द लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। फिर पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन। यानी कि बताइए कि मान लीजिए रीजनिंग में ऐसे कितने शब्द हैं जो सेम वर्डमाला में भी आते हैं, सेम गैप के अनुसार। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब पेयर फॉर्मेशन है, वर्ड फॉर्मेशन हम पढ़ने वाले हैं दूसरे नंबर पर। फिर पढ़ेंगे हम कोडिंग रिकॉर्डिंग। बैंक और SSC स्टूडेंट्स की जान कह सकते हैं इसको। मतलब बैंक में भी ये टॉपिक बहुत आता है और SSC में क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से। मिनिमम से अब ये मान लीजिए कि इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम आने लग गए हैं कोडिंग रिकॉर्डिंग से, तो इसको हम नहीं छोड़ सकते। इससे अलग लेवल पर करेंगे। अलग लेवल समझ रहे हो आप? हार्ड से हार्ड लेवल पर चलेंगे, टॉप तक चलेंगे। इसमें इसको बहुत ही अलग लेवल से 0 से उठाकर करेंगे, इससे हर बच्चा इसको कर सके और अपने 3 से 4 नंबर पक्के कर सकें। बात करेंगे जंबलिंग। फिर आएगा डिक्शनरी शब्दकोश वाला, फिर आएगा लेटर सीरीज, और फिर आएगा नंबर सीरीज। आपको ये बता के इन दोनों सीरीज से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। चाहे लेटर सीरीज होगी, जैसे मान लीजिएगा 2 4 सॉरी नंबर सीरीज 2 4 6 8 आगे क्या आएगा, या फिर नंबर सीरीज आ गई ACEG आगे क्या आएगा। ठीक है, यही आता है कि 2 से 2 का, 2 से ये 2 का अंतर, आगे 2 का अंतर 10 आ जाएगा, और ये 2 का अंतर है तो G से भी 2 का अंतर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो यहाँ से हम लेटर सीरीज को भी देखने वाले हैं। आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक क्या होगा अपना? अगला टॉपिक अपना क्या होगा? नंबर सीरीज। अगला होगा डाइस यानी कि पासा। फिर होगा कीवर्ड। ये ऐसे 2 टॉपिक हैं जो बच्चे हैं वो इसको हार्ड समझते हैं कीवर्ड को, लेकिन ये बहुत ही सिंपल वे में चलेंगे हम इसको लेकर के, और बहुत ही सिंपली आपको समझाना पड़ेगा। फिर आता है रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, फिर आता है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, फिर आएगा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, फिर आएगा कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन, इनइक्वलिटी,
एनालॉजी और मैट्रिक्स। हम कह सकते हैं इसमें से कितने टॉपिक हैं जो बैंक में आएंगे। देखिए मैं यहाँ पर बता दूँ आपके लिए, सिर्फ बता रहा हूँ, आप रख लेना। सबसे मेनली क्या आएगा इसमें, सबसे पहले मैंने आपको बताया कोडिंग डिकोडिंग, ये बैंक का है। तो ये ऐसे सिर्फ तो सारे ही आएंगे 19 टॉपिक। टोटल कितने टॉपिक हैं ये? 19 टॉपिक। लेकिन जो मेनली बैंक में होता है उसका नाम क्या है? कोडिंग डिकोडिंग आएगा यहाँ से। दूसरा चलते हैं तो इनइक्वलिटी आएगा यहाँ से। तीसरा यहाँ से मैट्रिक्स आएगा। चौथा क्या आएगा यहाँ से? मैट्रिक्स है। चौथा आएगा यहाँ से सीरीज। चौथा क्या आएगा? सीरीज आएगा। और पांचवा क्या आएगा? रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन से आ सकते हैं। किसकी? रैंकिंग टेस्ट। तो ये 19 ऐसे मात्र 5 टॉपिक किसके लिए हैं? बैंक के लिए। कहाँ से? अर्थमेटिक्स से। 19 टॉपिक तो पूरे एसएससी में आएंगे, लेकिन बैंक में यहाँ से 5 टॉपिक आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वलिटी, मैट्रिक्स, सीरीज और रैंकिंग टेस्ट। समझ में आ रहा है? तो बैंक एस्पिरेंट्स इसको ऐसे लिख लेंगे 5 टॉपिक्स को कि कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वलिटी, मैट्रिक्स, सीरीज और रैंकिंग टेस्ट। मैं मिटा रहा हूँ ये। आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग आएंगे, तार्किक तर्क संगति, तार्किक तर्क शक्ति। अब बात करते हैं इसमें कितने टॉपिक आएंगे। आप देख पा रहे हो इसमें है 9 टॉपिक। कितने टॉपिक आएंगे? 9। और आजकल के एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इनको पूछने का जो से है वो बढ़ता जा रहा है। अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। पहला टॉपिक क्या आएगा इसमें? वेन डायग्राम। दूसरा क्या आएगा? सिलोगिज्म। वेन डायग्राम, वेन आर एक सिलोगिज्म। देखिए बैंक वालों के लिए फिर लिख रहा हूँ, इसमें से एक टॉपिक आएगा सिलोगिज्म। इसको बोलते हैं सिलोगिज्म। क्यों? ये गा क्या होता है इसमें? साइलेंट होता है। वो टॉपिक आएगा सिलोगिज्म। बैंक वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बच्चे इसको समझने में बहुत ही कम समझ आता है। बच्चों के समझने में क्या है, दिक्कत करते हैं। क्यों? उनको अच्छी तरह से समझाया नहीं जाता। लेकिन चूंकि अब हम इसमें इस बैच को 0 to 0 कर रहे हैं, तो 0 लेवल से पढ़ाएंगे, टॉप तक पहुंचेंगे और समझाने की गारंटी हमारी है। आगे बात करते हैं स्टेटमेंट आर्गूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, कथन कारण, एसोसिएशन रीजन और डिसीजन मेकिंग और डाटा सफिशिएंसी। एक टॉपिक क्या है? कौन सा? डाटा सफिशिएंसी। कौन सा? डाटा सफिशिएंसी। तो मैंने आपको 5 टॉपिक वहाँ पर लिखाए और 3 टॉपिक लॉजिकल में से लिखा दिए अभी तक, जो बैंक वाले हैं। ये किसके लिए हैं? ये बैंक एस्पिरेंट्स के लिए। एसएससी वाले को तो 9 टॉपिक पढ़ने हैं पूरे, लेकिन बैंक वाले में से इसमें से 3 पढ़ेंगे, सिलोगिज्म और डाटा इंक्रिप्शन और डाटा सफिशिएंसी पढ़ना है। और तीसरा कौन सा पढ़ना है आपको? इसमें से डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये 3 टॉपिक आपको ऐसे पढ़ना है। अब आगे बात करते हैं एनालिटिक्स की। देखिए लॉजिकल रीजनिंग ये है, इसमें 9 टॉपिक। 9 में से बैंक के वालों के लिए कितने टॉपिक? 3 टॉपिक। ठीक है, बैंक वाले इसको अलग से लिख लेंगे। आगे बात करते हैं एनालिटिक्स की, यानी विश्लेषणात्मक। कौन सा? विश्लेषणात्मक। हमने जनरल मेंटल एबिलिटी में देखा कि हमें यहाँ पर पेन की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पेन की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस तरह से हम कराएंगे पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो इसमें जैसे मान लीजिए यूज पेन लिख दूँगा, यहाँ पर क्या लिख दूँगा? यूज पेन। यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी पेन की, तो पेन का यूज इन दोनों को मिला दें, लॉजिकल को और जनरल को मिला दें, तो बनता है एनालिटिक्स। इसमें पहला टॉपिक क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट, दूसरा है पजल और तीसरा है मशीन आउटपुट। और तीनों ही टॉपिक बैंक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो टोटल कितने टॉपिक हो गए? 11। कैसे? 5 इसमें से, जनरल वाले में से 2 इसमें से, 3 इसमें से 8 और 3 ये, कितने? 11। सिटिंग अरेंजमेंट, बैठा हुआ रास्ता, पजल और मशीन इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके 3। अब आगे बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग की, अशाब्दिक रीजनिंग की। देखिए अशाब्दिक रीजनिंग को क्या पढ़ना है? पहला है काउंटिंग फिगर्स, एसएससी पेपर की जान, मिसिंग नंबर्स पेपर की जान। ये दोनों देखा जाए तो टीचर्स इसको अधिकतर वर्बल रीजनिंग लगाते हैं, लेकिन नॉन वर्बल अशाब्दिक कभी आपने देखा है कि काउंटिंग फिगर्स में शब्द दिए गए हों आपके नहीं, या मिसिंग नंबर्स में शब्द दिए गए हों आपके नहीं? मतलब इस क्वेश्चन को
आपको शब्द से डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या है, नॉन वर्बल है। तो मेनली काउंटिंग फिगर्स और मिसिंग नंबर्स को हम नॉन वर्बल में ही काउंट करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस हर पेपर में आते हैं एग्जाम में, काउंटिंग फिगर्स हो गया, आफ्टरनून को गिनना, या मिसिंग नंबर्स हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस हर एग्जाम में आएंगे। मिरर एंड वाटर इमेज सीरीज एनालॉजी, जो सीरीज होगी वो इन आकृतियों वाली सीरीज होगी। एनालॉजी पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, इनबिल्ट फिगर और डॉट सिचुएशन, फिगर फॉर्मेशन और ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स। मतलब टोटल कितने 10 टॉपिक। तो मैंने आपको बताया कि 19 टॉपिक इसमें हैं, 19 ये 9 ये 19 9 कितनी हुई भाई 28, और 3 इससे 31 और 10 इससे 19 9 28 और 3 31 और 10 41। टोटल लगभग मान लीजिए हम 40 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये मान लीजिए हम हनुमान चालीसा पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? हनुमान चालीसा। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ने से सभी दुखों का निवारण हो जाता है, उसी प्रकार से इस चालीसा को पढ़ने से आपके एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन का निवारण हो जाएगा। तो अपने पास कितने टॉपिक्स है? टोटल 40 टॉपिक्स मान लीजिए। 40 टॉपिक को पढ़ने का मैं आपको सिस्टम बता देगा आपको कैसे पढ़ना है। देखिए बैंक वालों के लिए मेनली क्या टॉपिक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बैंक वालों के लिए। बेशक बैंक वाले बच्चों के लिए यहाँ से पहला कोडिंग डिकोडिंग आएगा, फिर आएगा आपके लिए यहाँ से फिर जो क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर आएगा यहाँ से रैंकिंग टेस्ट, फिर आएगा आपका यहाँ से मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखने आपको आ सकता है, इसमें कोई दौरा नहीं, वैसे चांस कम होते हैं। फिर आपको देखना ब्लड रिलेशन, और यहाँ से देखना है आपको इनइक्वलिटी। ये क्वेश्चन किसके लिए हैं? बैंक एक्सपेरियंस के लिए। फिर आएगा इसमें एक सिलोगिज्म आएगा यहाँ से, एक आएगा यहाँ से डाटा सफिशिएंसी। ठीक है, और इन सभी को मिलाकर एक टॉपिक बनेगा बैंक के लिए डाटा अपर्याप्त। ठीक, अच्छा मैंने यहाँ पर एक टॉपिक आपको लिखना भूल गया हूँ, इसको लिख लेना। कौन सा? मिसलेनियस, मतलब कौन सा? विविध। विविध को आपको लिखना है। विविध टॉपिक मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, अभी याद आया मेरे को। एक डाटा, इन सभी टॉपिक्स को मिला करके 4-5 मिला एक डाटा पर्याप्त आएगा। तो कितने टॉपिक टोटल यहाँ से? 3 टॉपिक। 3 ये तो 9 5 + 3 + 3 और प्लस एक एनालॉजी का, ये पूरा सिस्टम करके टोटल मतलब इसमें 12 टॉपिक। बैंक के लिए कितने टॉपिक? 12 टॉपिक हैं। विविध वाले बच्चे याद रखेंगे, अच्छा टॉपिक है। यहाँ से एसएससी क्वेश्चन हर बार पूछती है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। अच्छा आप पूछना चाह रहे हो कि विविध का क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे मान लीजिए एक बंदर है, वो 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, 1 मीटर फिसलता है। वो 1 मिनट में एक बार 2 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 1 मीटर फिसलता है। तो बताइए वह 48 मीटर लंबे खंभे पर कितने मिनट में चढ़ जाएगा? ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। तो वही क्वेश्चन क्या है, विविध में आएंगे, मिसलेनियस में आएंगे। तो आगे बात करते हैं कि हमको आगे और क्या करना है। देखिए सबसे मेन क्या है, देखिए सबसे मेन क्या है, सबसे मेन जब भी हम पढ़ेंगे तो आपके हाथ में एक नोटबुक तो होनी ही चाहिए। जब भी आप पढ़ो तो आपके टेबल पर नोटबुक होगी और हाथ में क्या होगा? पेन होगा। मैं कोई भी चीज़ लिखाऊंगा आपको उसको साथ के साथ ही लिखना है, आपको नोट डाउन करना है नोटबुक में, चाहे मैं कुछ भी लिखाऊँ। ठीक है, कोई भी नोट्स लिखा रहा हूँ, नोट्स लिखने हैं आपको, कोई भी महत्वपूर्ण नोट लिखाया है तो उसको लिखना है। आपको लिखना किस फॉर्म में वो बता दूँ मैं आपके लिए। जब भी आपको कोई चीज़ लिखाऊँ तो आपको पॉइंट्स के फॉर्म से लिखना है, किस फॉर्म में? पॉइंट्स के फॉर्म में। जब भी आपको आंसर लिखना है, सॉल्यूशन करके बीच में क्वेश्चन आंसर बीच में हल्का सा गैप देना, जिससे आपको नोट्स आपके प्रॉपर बने। ठीक है, दूसरा जब भी आप नोट लिखोगे तो नोट फर्स्ट सेकंड ऐसे वो, ये नहीं कि आपने नोट डाल दिया और सिर्फ लिख दिया, कल को समझ में नहीं आएगा। तो आपको लिखने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ, नोट्स आपको कैसे बनाना है। आपको मेरे पॉइंट्स को, मैं जो लिखा हूँ उसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है।
फिर आपको नोट 1 नोट 2 जो लिखा वो लिखना है, और आपके नोट्स प्रॉपरली बने होने चाहिए। नोट्स क्या है, प्रॉपरली बने हुए होने चाहिए। ये हमारा इस बैच का लास्ट तक रहेगा कि हमको कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा कि इस बैच में हम क्या पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम इसी को यहीं पर ख़त्म करेंगे और देखेंगे कि हमको क्या पढ़ना है। अब आप आज सावधानी से पूरा लिखोगे और समझोगे आपको कल से क्या करना है। इसी के साथ चलते हैं, फिर कल मिलेंगे इसी बैच में।